Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. Well, student, as you know that the topic which was being discussed by me that was the Nehru report, and I had told you that rest of the things, we are still left with a lot of aspects, important aspects. So I promised you that rest of the things will be discussed by me in my next lecture. So guys, here I am with the second part of the Nehru report. Today in this session, I'll be discussing about the second part of Nehru report, in which I will complete the topic, and I would say that still we are left with the consequences of this report, and we will also, I would say, look at what were the outcomes of Nehru report, and I'll also let you know that how this report, I would say, have been opposed by many people, many committees, many group of people like Muslim League. Then they have come with their 14 sorry 1/4 14 I would say इसको कहते हैं जिन्ना या मोहम्मद जिन्ना की 14 सूत्र. तो we will also discuss about the basically प्रिंसिपल्स ऑफ जिन्नास या जिन्नास 14 प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. वो हम बाद में बात करेंगे. पहले थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता दूं कि बच्चों, जो नेहरू रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं. और सीधी सी बात है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा कि इतिहास में, हिस्ट्री में बेसिकली इसको श्वेत रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट है, दैट इज आल्सो नोन एज दी व्हाइट रिपोर्ट या श्वेत रिपोर्ट बोलते हैं. अब वो रीजन वही है कि मैंने आपको बताया था कि 1927 में जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, तो उसमें 7 मेंबर्स थे. एक चीज मैं कहूंगा, 7 मेंबर्स 7 मेंबर्स याद रख लीजिएगा. अगर मैंने गलती से प्रीवियस सेशन में इसको 8 बोला है तो प्लीज करेक्ट इट, इसको सही कर लीजिएगा. 7 मेंबर थे. देयर वर 7 मेंबर्स इन साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें एक भी भारतीय नहीं था. तो एक भी भारतीय या एक भी इंडियन के ना होने के कारण इस कमीशन को श्वेत कमीशन की संज्ञा भी दी गई. और बच्चों, आपको पता है, जब साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे में आया तो लोगों ने उसको काले झंडे दिखाए और बोला साइमन वापस जाओ. घोर विरोध किया इस कमीशन का. कारण वही है क्योंकि जैसा कि बोला गया था कि 1919 जो 1919 का जो बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके अंतर्गत साइमन कमीशन इसलिए गठित हुआ था कि वो भारतीय की एक संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार करे. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अपनी राय दे, और भारत की राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कुछ संवैधानिक प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बनाए. अब सीधी सी बात है, एक ऐसी चीज, इतना बड़ा निर्माण, या मैं बोलूंगा इतना अहम फैसला, जिसके अंतर्गत भारतीयों के बारे में संविधान निर्माण करने की बात हम कर रहे हैं. यू नो उस देश की मिट्टी, उस देश की हवा, उस देश की आर्थिक और राजनीतिक दशा को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, और उसमें एक भी भारतीय का सदस्य ना होना, आई वुड से कि ये चीज, इस चीज ने भारतीयों को बहुत आहत किया. इसलिए इसका विरोध किया गया. और हालांकि मैं फिर से वही चीज कहूंगा, बार बार एक थोड़ी सी मेरी आदत है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता रहता हूँ. कारण वही है कि कितने साल बाद भी डजेंट मैटर, आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप बता सकें कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, या ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो सही वाले ऑप्शन की तरफ चला जाता है. दिस इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. अब एक बात फिर मैं से कहना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू कि बेसिकली व्हाट वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्लूप्रिंट, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के संदर्भ में, तो किसे संज्ञा दी गई थी, तो वो दी गई है नेहरू रिपोर्ट को. तो इस बात को भी प्लीज भूलिएगा मत कि नेहरू रिपोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के संदर्भ में ब्लूप्रिंट की संज्ञा दी गई. यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट था वो भारतीय संविधान के लिए ब्लूप्रिंट कहलाता है. ब्लूप्रिंट से तो आप अवेयर है, हम कुछ भी बनाते हैं तो बेसिकली खाका कह लीजिएगा, एक नक्शा या मैप या ढांचा तैयार करते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं, छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूं कि बुर्ज खलीफा को जब कंस्ट्रक्ट किया होगा तो उसके लिए पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा. तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट था भारतीय संविधान के संदर्भ में. एक चीज देखिए, मैं वही चीज, वही कंटेंट्स आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस सेशन में अगर मिस किए हैं, तो मैं आई हैव गॉट दोज थिंग्स, आई हैव ब्रॉट दोज थिंग ओवर हियर, आई मीन टू से इन दैट पार्ट सेकंड. तो ये चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने आपसे सेशन फर्स्ट में या पार्ट वन में डिस्कस नहीं किया था. एक वो और बात है बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि कोई पूछता नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर वर 7 मेंबर्स इन, आई वुड से दैट साइमन कमीशन, और उसमें एक भारतीय भी नहीं था.
तो बेसिकली उसमें उसमें जो प्रमुख थे वो तो सर जॉन साइमन ही थे। आपको पता ही है सर जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन गठित किया गया था। साथ में आप इनके और नाम अगर नोट करना चाहे तो या सुन लीजिए, अगर आप इसको कहीं से नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप उसकी स्पेलिंग गलत लिख लें, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी स्पेलिंग को स्पेल करूं। तो बेसिकली सर जॉन साइमन क्लेमेट इटली, क्लेमेट क्लेमेट इटली बेसिकली बहुत पॉपुलर नेम है, बिकॉज क्लेमेट इटली को बाद में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे, याद रख लीजिएगा, क्लेमेट क्लेमेट इटली भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी। उसके बाद अगर मैं मेंबर की बात करूं जो साइमन कमीशन का जो थर्ड मेंबर थे, उनका नाम था जॉर्ज लेन फॉक्स, ही वाज द थर्ड। डोनाल्ड हावर्ड फोर्थ, देन एडवर्ड कैडागन, ही वाज द फिफ्थ। और सिक्स थे बर्नान हॉटसॉर्न, और साथ में थे हैरी लेवी लासन। तो दीज वर द सेवन मेंबर्स ऑफ द, आई वुड से, साइमन कमीशन, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बात होती है थोड़ा सा छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, किसके अध्यक्षता में आया, कब गठित किया गया, कौन मेंबर्स थे, मेन कौन था, ये सब चीजें हैं। बाकी फिर नाउ चलते हैं अपने पार्ट सेकंड की तरफ, जो कंटेंट्स हैं, जो बेसिकली फ्यू प्रोविजंस विच वी आर स्टिल लेफ्ट विद, और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लीज अलाउ मी टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द rest of the part of narrow report, especially in today's session, today's lecture. So please pay attention towards my, I would say, words and towards those contents which are being shared by me. Please listen to me carefully, because session going to be very much important, very valuable session will be there। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी क्वेश्चंस आर फॉर्म स्पेशली, I would say particular from this topic, I would say। So please pay attention to my words, और स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं प्रोविजन जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, और जो नेक्स्ट कुछ प्रोविजंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इन्होंने कुछ मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन दिया था, ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, बेसिकली इन्होंने ये भी बोला था, जो 2.2 मेजर जो प्रोविजन है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो भारत को बेसिकली इसके लिए मौलिक अधिकार, 19 मौलिक अधिकार बोले थे, यानी कि 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे फंडामेंटल राइट्स लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे फर्स्ट में। और साथ में ही भारत को, इंडिया को बोला कि वो जैसे कि और अन्य राष्ट्र है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, उसकी तरह भारत को डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा मिले, तो ये भी बोला था। ये भी कंडीशन रखी गई थी इस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, ये भी प्रोविजन था। और कई बार पूछते भी कि डोमिनियन राष्ट्र का मतलब क्या होता है, डोमिनियन दर्जा क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हालांकि कंट्रोल या शासन तो पूर्णतः जो सर्वे सर्वा तो ब्रिटिश ही ब्रिटिश का ही शासन था, बट यू नो कुछ विशेष मामलों में भी अधिकार होता है कि जो डोमिनेंट राष्ट्र है वो निर्णय ले सके, या महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय ले सके। तो इस तरीके से उन्होंने चाहा कि जिस तरह से कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनको डोमिनेंट राष्ट्र का दर्जा है, तो भारत को भी डोमिनेंट राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। फिर इसमें जो नेक्स्ट प्रोविजन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बच्चों, ध्यान में रख लीजिएगा। जी 21 साल के बाद, ध्यान में रखिएगा एज बाइफरकेशन को। आफ्टर 21 ईयर्स, या 21 वर्ष से जो अधिक आयु के जो पुरुष व महिलाएं वर्ग हैं, याद रखिए, 21 साल से ऊपर जो पुरुष व महिलाएं हैं, इस आयु वर्ग के पुरुष या महिलाएं हैं, उनको वोट डालने का अधिकार हो। दे कास्ट देयर वोट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ नैरो रिपोर्ट, ठीक है। जब तक वो पता लगे कुछ अयोग्य ना हो, उन पे कुछ केस या मानहानि का मुकदमा दर्ज ना होता है ना, बट उनको वोट देना है पुरुष महिलाओं को, इफ दे आर अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड। नाउ दूसरी चीज ये है कि जब हम अधिकारियों की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट में ये भी बात रखी गई थी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविजंस, या आप कह लीजिएगा बेसिक सिफारिशें, रिकमेंडेशन। तो इसमें ये भी बात कही थी कि अगर हम अधिकारों की बात करें तो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार हो। याद रखिएगा, पुरुष और महिलाओं के लिए एक समान अधिकारों की बात करी नेहरू रिपोर्ट ने। साथ में कोई धर्म या धर्म संबंधी बात ना हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, अपने अपने धर्म के अनुसार हम रीति रिवाजों को अपना सकें। और धार्मिक विश्व स्वतंत्र हो, ये हमारा मौलिक अधिकार आज भी है, यानी कि धर्म को स्वीकार करने में बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम धर्म या अन्य कोई धर्म को स्वीकार करना है, दैट इज अप टू। इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, कंपल्सन नहीं होगा। इसके लिए संविधान आपको या कानून आपको देश का, या आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इस मुख्य जो कहना चाहूंगे धर्म को स्वीकार करें। और सबसे बड़ी बात, एक आप जानते हैं कि जब 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था बच्चों, तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, सॉरी, आगा खां के नेतृत्व में उनकी लीडरशिप में एक कमेटी तैयार हुई थी, जो लॉर्ड मिंटो से शिमला जाकर मिलते हैं और बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल होगा, इलेक्टोरेट होगा फॉर मुस्लिम्स। वो बात स्वीकार करी गई थी 1919 या 1919 में भी इसका प्रोविजन है।
आपको पता है, मैंने आपको जब 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसके अंतर्गत ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि इस तरह से अलग कोई भी निर्वाचन मंडल नहीं होगा। ठीक है, अलग से भी कोई भी इलेक्टोरेट नहीं होगा किसी भी स्पेशल समुदायों के लिए। हाँ, हम कुछ सीटों का आरक्षित कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इनके अल्पसंख्यक सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन अलग से निर्वाचन मंडल नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर आई वुड से प्रोविजन था इस एक्ट का, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। और यही कारण था कि आगे चलकर जो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने विरोध किया, 14 सूत्रियों के साथ आए, या 14 जो प्रिंसिपल उन्होंने पेश किए इस रिपोर्ट के बाद। और उन्होंने ये बोला कि जब अलग से निर्वाचन मंडल की बात हो चुकी है, तो आप इसको कैंसिल या रिब्यूक करना क्यों चाहते हो? तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में आपसी मतभेद, थोड़ा सा आपसी मतभेदों का उदय हुआ, या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज्ड जस्ट आई वुड से दैट बिटवीन दी मुस्लिम एंड हिंदू, की भाई इस तरीके से जो हो रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम उनके अधिकारों को हनन कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, एक समानता लाने वाली बात थी समाज में। लेकिन कुछ आप आगे चल के, मैंने आपको बताया भी, आगे डिस्कस भी करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट के कुछ भारतवासी भी, कुछ दल ऐसे थे जो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आ गए थे, और उन्होंने अपने तरीके से इस रिपोर्ट का विरोध भी किया था। वो चीज हम आगे देखेंगे। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। जहां तक मैं इसकी प्रोविजन की बात करूं कि इस रिपोर्ट के आधार पर ये एक महत्वपूर्ण फैसला था कि अलग से कोई निर्वाचन मंडल नहीं होगा, अलग से कोई इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होगा, स्पेशली मुसलमानों के लिए। हाँ, कुछ राज्य जैसे कि अगर मैं बात करूं, या स्पेशली उन प्रांतों में अगर और ये अलग, तो वहाँ पे कुछ सीटें आरक्षित हो सकती हैं। इस बात का ध्यान में रख लीजिएगा कि ये थोड़ा सा, अब मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से कि जिन्ना भी इसके विरोधी हो गए थे, वो उसको डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण फैसला या इसके अंतर्गत ये रखा गया था कि जो बेसिकली जो सरकार है, ये आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी 7वीं अनुसूची में 7वीं सूची में अपने अपने बेसिकली राज्यों की और केंद्र की अपनी अपनी विषय हैं। यानी कि मैं बोलूँ कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इसको स्टेट लिस्ट कह सकते हो, और आप इसको बेसिकली सेंट्रल लिस्ट कह सकते हो, या फिर इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोल सकते हो, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, जिसके जिसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जिसपे कानून राज्य बना सकता है, केंद्र बना सकता है। अब ये बोला गया कि भारत में संघीय व्यवस्था होगी, यानी कि फेडरल सिस्टम होगा भारत के अंतर्गत। और इस फेडरल सिस्टम में क्या होगा कि अलग 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 मतलब अनुसूचियां होंगी, अपना अपना, सॉरी, सूची होगी, और अपने अपने विषय होंगे। जैसे राज्य के अपने विषय हैं और केंद्र के अपने विषय हैं, और हर कोई अपने अपने विषय पर कानून बनाता है। बट संघ को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया कि उसको थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं बेसिकली अविशिष्ट शक्तियां। अविशिष्ट शक्ति, यानी कि इसको रेजिडोरी पावर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। रेजिडोरी पावर या अविशिष्ट शक्तियां ये केवल केंद्र के पास ही होंगी। अब आप मुझसे पूछोगे भाई ये क्या, तो सीधी सी बात है, अविशिष्ट शक्तियां या रेजिडोरी पावर के अंतर्गत बेसिकली वे विषय हैं जिनका उल्लेख किसी भी संविधान के भाग में नहीं किया गया। सब समझ गए? इनका उल्लेख संविधान के किसी भाग में नहीं है, और संसद के पास स्पेशल अधिकार है, स्पेशल प्रोविजन है, उसके पास इस पर राइट्स है, या उसका विशेष अधिकार है। किसी भी कुछ मतलब उन महत्वपूर्ण फैसलों पर वो अपने कानून बना सकती है या डिसीजन ले सकती है, जो राज्य सूची या संघ सूची के विषय नहीं है। यानी कि अविशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां जो केंद्र के पास है, और इनके संबंध में संसद कानून पारित कर सकती है। नो और जिसका संबंध राज्य सूची, यानी कि वे विषय न राज्य सूची में न संघ सूची में, कुछ नई चीज आ जाए, कुछ नया प्रस्ताव आ जाए, तो उसके बिना संसद कानून बना सकती है। तो ये बनाने का, कानून बनाने का अधिकार स्पेशल, या मैं बोलूं अविशिष्ट या रेजिडरी पावर, ये केंद्र के पास है, संघ के पास है, याद रख लीजिएगा। और फेडरल सिस्टम या संघीय प्रणाली की इन्होंने बात करी थी नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। इस चीज का मेंशन या प्रोविजन है कि भैया अपना अपना क्षेत्राधिकार हो, अपना अपना शासन प्रणाली करने के लिए स्वतंत्रता हो, और कोई किसी के मामले में इंटरफेरेंस ना करे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ विशेष मामलों पर जो बेसिकली केंद्र है, उसको कुछ अलग अधिक अलग, या कह लीजिए कुछ स्पेशल पावर प्रदत्त की गई है, की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट। वो वर्तमान में भी अलग से कुछ पावर है, आप सभी जानते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो। और प्रेजेंट सिनारियो में केंद्र के पास कुछ स्पेशल शक्ति है कानून बनाने की, फॉर एग्जांपल, तो वो होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, शासन सुचारू रूप से चलता है, और एक ऑटोक्रेसी डेवलप नहीं होती। अदरवाइज तो फिर सब अपने अपने तरीके से चीजों को चलाने लगे, तो चीजें क्या होगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। नाउ सॉरी, नेक्स्ट प्रोविजन की, चूंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तो बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। और एक चीज इसमें ध्यान रख लीजिएगा, नाउ केंद्र क्या होगा, द्विसदनीय होगा, यू नो। आई वुड से द्विसदनीय होगा, यानी कि उसमें बेसिकली
केंद्र में दो सदनीय विधायिका होगी, अगर मैं बोलूँ केंद्र में दो सदनीय विधायिका होगी, और जो मंत्रालय होगा, बेसिकली जो मंत्रालय होगा वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, मंत्रालय जो होगा, मिनिस्ट्री होगी, वो विधायिका के प्रति बेसिकली बेसिकली उत्तरदायी होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जो गवर्नर जनरल है, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत एक बात याद रखें कि जो गवर्नर जनरल है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। समझ गए? गवर्नर जनरल भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? आपको पता ही है। अब ये शासन किसके हाथ में चल रहा है? भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मुझे बताइए कि किसके हाथ में पावर है, सत्ता बागडोर किसके हाथ में है? यू नो, जो ब्रिटिश महारानी है, ब्रिटिश क्राउन क्राउन है, पार्लियामेंट है। आपको पता है ना, जब 1857 क्रांति हुई थी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ने ब्रिटिश सरकार ने बहुत सबक लिया। उनकी जड़ें तक खिल गई, ये बोला जाता है। और सबक लिया, बहुत ज्यादा सीख दे गई, तो उन्होंने क्या किया? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, समझ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो मीडिएट थी, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारी पूरा भारत एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा होता है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, और 1857 का रिवोल्ट करता है। क्या होता है? एक बहुत बड़ी इतिहास की घटना, और स्वाधीनता की मांग, आजादी की मांग। तो ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि हमारी कुछ चूक रह गई है। उन्होंने क्या किया फिर? अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, और डायरेक्ट जो शासन या प्रशासन डायरेक्ट चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। और यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट हुआ, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो लंदन में बैठा करता था, और जिसके सैलरी वगैरह और जो एक्सपेंसेस, और जहां पर वो जिस बिल्डिंग में बैठा करता था, उसके ऑफिस का जो भी एक्सपेंसेस है, भारत सरकार की संचित निधि से ही आता था। तो ये भी आप जान ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो गवर्नर सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और प्लस वायसराय है, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, तो भारतीय गवर्नर जनरल को उसका नाम बदलकर हमने क्या रख दिया था? हमने वायसराय रख दिया था। और वायसराय क्या होता था? फिर से देखिए, मेरी आदत है ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बार रिपीट करता हूँ, फिर से याद रखिए। वायसराय क्या था? वो ही हुआ था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, भूलेगा मत। अब केंद्र में दुसदनीय होगा, या दुसदनीय विधायिका होगी, जो मंत्रालय होगा वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा? विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। गवर्नर जनरल को भारत का संवैधानिक प्रमुख बना दिया। जो गवर्नर जनरल है वो संविधान का प्रमुख होगा, और साथ में उसकी जो नियुक्ति है ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी, या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा की जाएगी, ब्रिटिश शासन द्वारा की जाएगी, ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाएगी। थोड़ा सा ध्यान में लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, जहां तक इसका सवाल है नेहरू रिपोर्ट का, आई हैव गॉन थ्रू मैनी प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारे प्रोविजन डिस्कस करे मैंने, अभी भी कर रहा हूँ, प्रीवियस सेशन में करे थे। उसी के अंतर्गत, उसी के तहत में, उसी की कड़ी में एक नेक्स्ट इसका जो मैं बोलूंगा प्रोविजन था, कि अब भारत में हमें आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट या एक सर्वोच्चतम न्यायालय का गठन का प्रस्ताव रखा गया कि हो, यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंतर्गत ये प्रस्ताव रखा गया कि भारत के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी स्टैब्लिश्ड। सर्वोत्तम न्यायालय या सुप्रीम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने आपको एक बात बोली थी ना, आपको लग रहा होगा, रियलाइज कर रहे होंगे कि सर ने बोला था कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसको हम संविधान का, या भारतीय संविधान का क्या कहते हैं बच्चों? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि इन्होंने बात रख दी, और आज हमारे पास, यानी कि वी हैव सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव तो तभी रखा गया था ना, लेटर ऑन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम मौलिक अधिकारों की बात करें, तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे बच्चों, जो नेहरू रिपोर्ट में रख दिए गए थे, और जिन पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कह लीजिए वर्क बाद में हुआ, वो हम देखेंगे कैसे क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोविंशियल लेवल पे बात करूं, प्रांतीय स्तर पर बात करूं, बेसिकली प्रांतों का जो निर्माण होगा, प्रांत मतलब प्रोविंशियल जो फॉर्म होंगे, प्रोविंसेस जो फॉर्म होंगे, सॉरी, या प्रांत जो स्टेब्लिश होंगे, उनका जो निर्माण है, जो स्टेब्लिशमेंट है, वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। ये भी एक बहुत मेजर यू नो डिसीजन था, प्रोविजन था नेहरू रिपोर्ट का। और देश की भाषा भारतीय होगी। देश की भाषा भारतीय होगी, जो देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, है ना, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती में लिखी जाएगी। अंग्रेजों के प्रयोग की अनुमति होगी, यानी अंग्रेज जो है इसका प्रयोग अगर चाहे तो बेसिकली आउट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से it was all about the provisions, yeah, I would say the various provisions which are mentioned in Nehru report, which have been submitted August 1928 by Motilal Nehru, who was the president of, I would say, Nehru report, and जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये उसके सेक्रेटरी थे, सचिव थे। और कुल मिला के किस तरीके से उस समय जो आई वुड से जो इंडिया के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो लॉर्ड बर्कनहेड थे। लॉर्ड बर्कनहेड आपको मैं बता चुका हूँ ब्रीफ में थोड़ा सा।
किस तरह से वो उनको चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि जाइए आप संविधान कन्वेंशन का विरोध कर रहे हैं, तो जाइए अपना संविधान बना लीजिए। ठीक है? और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स का संविधान बनना चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लॉर्ड बर्कनहेड अच्छी तरह जानते थे, सचिव उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि भैया इनमें मतभेद तो होने ही होने, अ, विचारों में मतभेद कह लीजिएगा या आपसी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होने होने हैं, तो ये किस तरीके से इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इनको जो काम करना था, उस कमेटी को जो काम करना था, उन्होंने अपना काम किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। और वो लेकर आए, दे हैव come with new provisions which they have put in front of the British government। और उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, बेसिकली तो मैंने नेशनल बताया, थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट के प्रति प्रतिक्रिया क्या रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट कैन बी आस्क्ड कि आई वुड से दैट हाउ नेहरू रिपोर्ट हैज बीन रेस्पॉन्डेड बाय अदर कमिटी, या जो भी है ग्रुप ऑफ पीपल, या और भी भारत में जो दल थे उसके द्वारा, या उन्होंने नेहरू जो रिपोर्ट थी उस पे क्या प्रतिक्रिया दी। तो ये कई बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अलग से, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। हालांकि मैं फिर वही चीज कहूंगा कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, और जब हम प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो मेन प्रतिक्रिया तो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। उसने इसके बारे में सहमति नहीं दी थी, इसका विरोध किया था। ठीक है? हालांकि मैं बाद में बात बताना चाह रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध क्यों किया था, आपको पता ही है ना। इसलिए किया था कि जब ऑलरेडी मुस्लिमों के लिए स्पेशल इलेक्टोरेट यानी कि निर्वाचन मंडल की बात हो चुकी है, तो इस नहरो रिपोर्ट में इस चीज का विरोध क्यों किया गया कि अलग से कोई भी निर्वाचन मंडल इस्लाम सॉरी मुसलमानों के लिए नहीं होगा। तो ये चीज उसको कहीं ना कहीं खली थी, और उन्होंने ये समझा था, रियलाइज किया था कि कहीं ना कहीं हिंदू जो है अपने हित की बात कर रहे हैं, हमारे हित के फेवर, हमारे हित में नहीं है। और ये हमारा विरोध कर रहे हैं मुसलमान जो कि अल्पसंख्यक है, उनको अलग से अगर ऐसा हो जाए तो क्या बेसिकली इसमें नुकसान क्या है। तो सहमति या आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होने ही होने थे। सबसे बड़ी बात ये रही यहाँ पे कि ये जरूर बोला गया कि जिन प्रांतों में अल्पसंख्यक है तो वहां पर इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाए, बट अलग से कोई निर्वाचक मंडल ना हो। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोविजंस, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, या सेलेंट फीचर्स अबाउट दी नेहरू रिपोर्ट 1928। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी आई वुड से दैट रिएक्शंस, देखेंगे थोड़ा सा किस तरीके से विभिन्न लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के प्रति प्रतिक्रिया दी। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं इसी सेशन में फिनिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वी विल फिनिश द सेशन, एंटायर सेशन विद इन द सेम आई वुड से लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रतिक्रिया को देख लेते हैं। तो जो विभिन्न गुट थे वो किस तरीके से नेहरू रिपोर्ट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अलग अलग राय दे रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो बेसिकली कम्युनल, अगर मैं बात करूं कम्युनल जो रिप्रेजेंटेटिव का जो मुद्दा था, थोड़ा सा विवादपद था, या थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, थोड़ा सा मुद्दा जो था विवादास्पद था। दिसंबर 1927 में, आपको मैं बताना चाहूंगा, दिसंबर 1927 में 1927 में कई मुस्लिम नेता कई मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में मोतीलाल नेहरू से मुलाकात की थी। याद रखिएगा, 1927 में, दिसंबर 1927 में कई मुस्लिम नेताओं ने मोतीलाल नेहरू से दिल्ली में मुलाकात की थी, और उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए नेहरू रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद, और उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए। और हालांकि इन्हें कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। और ये दिल्ली प्रस्ताव इस प्रकार थे, यानी कि जो मुस्लिम नेता मिलते हैं 1927 में मोतीलाल नेहरू से, और जो भी कुछ प्रपोजल लेकर आते हैं उन्हें स्वीकार किया गया था मद्रास अधिवेशन में। और वो क्या थे, वो थोड़ा सा उसमें भी हम आई विल गो थ्रू दोस आई वुड से प्रपोजल्स। पहला जो था कि केंद्रीय विधानमंडल में, सुनिए, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व, यानी कि वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन, केंद्रीय विधानमंडल में जो मुसलमान तबके के थे या मुसलमान भाई थे, उनका एक तिहाई वन थर्ड प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो ये। दूसरा क्या था, पंजाब और बंगाल में, याद रखिएगा, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात पे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उनकी जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर वो प्रतिनिधित्व होगा, स्पेशली पंजाब और बंगाल में। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया, मतलब दूसरा प्रस्ताव ये हो गया, जो उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। आगे अगर हम बात करें कि मुस्लिम जो बहुल तीन नए प्रांतों का गठन, जो मुस्लिम प्रधानता या मुस्लिम बाहुल्य की बात करें, उसमें तीन नए प्रांत, यानी थ्री न्यू प्रोविंशियल्स कह लीजिएगा, प्रोविंसेस कह लीजिए, तीन नए प्रांतों का गठन। एक तो सिंध, दूसरा बलूचिस्तान, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ठीक है? सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत।
हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि हिंदू महासभा ने नए प्रांतीय गठन और बंगाल और पंजाब में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ थे, जो हिंदू बेसिकली मेजोरिटी हिंदूज थे, वो नए प्रांतीय गठन के खिलाफ थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इसके खिलाफ एक एकात्मक व्यवस्था के लिए दाव डाला, यानी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक या कम्युनल बेस पे या बेसिकली किसी पर्टिकुलर आई वुड से संप्रदाय के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ हिंदू महासभा ने इस तरीके से, या हिंदू महासभा संघ गठन ने इन नए प्रांतीय गठन का विरोध किया। और उन्होंने कहा कि सख्ती रूप से या कड़ाई से एकात्मक व्यवस्था के लिए दाव डाला, मतलब एकात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरीके से बंटवारा या विभाजन नहीं होना चाहिए अल्पसंख्यक के आधार पर या रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, जो कि गलत भी था। नाउ रिपोर्ट में हिंदू समूह को, आई वुड से हिंदू समूह को ये कहते हुए रियासतें दी गई थी, जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत हिंदू समूहों को यह कहते हुए रियायतें दी गई कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाएगी और मुसलमानों के लिए सीटें केवल वहीं आरक्षित की जाएंगी जहां वे अल्पसंख्यक हैं। समझ गए? इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से क्लियरली ये मेंशन किया गया कि हिंदू समूहों को, हिंदू ग्रुप्स को ये कहते हुए बोला गया कि ये रियायतें दी गई कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाएगी और मुसलमानों के लिए सीटें हम वहां पर ही आरक्षित करेंगे, केवल वहीं आरक्षित की जाएगी जहां पर ही अल्पसंख्यक हो या माइनॉरिटीज हो। ठीक है, सिंध को एक नया प्रांत, सीधी सी बात है, दर्जा दिया जाएगा और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को महत्व दिया जाएगा। ये सब कंडीशन चल रही हैं, जो बेसिकली हैरो रिपोर्ट के बाद की प्रतिक्रिया है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि सिंध को जो है एक अलग डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है, उनके लिए हम इस विशेष उनका ध्यान रखेंगे, महत्व होगा, तो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा था इसमें, प्रतिक्रिया थी। उसके बाद इस रिपोर्ट यानी कि नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 1928 में, अगेन बोलूंगा मैं कि 1928 में कोलकाता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने रिपोर्ट में 3 संशोधन किए। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट में 3 संशोधन किए, जो 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया था। ठीक है, अब वो क्या थे? एक तो केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व, जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें मुसलमान का 1/3 प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व या 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगा। ये बात याद रखिएगा, 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगा। और पंजाब और बंगाल में, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तब लागू रहेगा जब तक वयस्क मताधिकार स्थापित नहीं हो जाता। समझिएगा? और में मुसलमानों के लिए उनकी संख्या के आधार पर, यानी कि उनकी संख्या के अनुपात के में आरक्षण जब तक लागू रहेगा जब तक कि वयस्क मताधिकार स्थापित नहीं हो जाता। यू नो और शेष शक्तियां, जो बाकी जो बात हुई, जो रेस्ट ऑफ द आई वुड से जो शेष शक्तियां हैं या पावर है, वो क्या होगी? बेसिकली केंद्र के हाथ में होगी। जो केंद्र को थोड़ा सा, संघीय व्यवस्था में केंद्र को थोड़ा सा विशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर दी गई। मैंने आपको भी बताया कुछ ऐसी स्पेशल शक्तियां जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, और उन पर कानून बनाने के संदर्भ में स्वतंत्र है, संसद या पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना तो राज्य सूची में और ना संघ सूची में, तो केंद्र शक्तियां, सॉरी शेष शक्तियां केंद्र के पास ना होकर प्रांत के पास भी निहित होंगी। इसमें थोड़ा सा ये भी बोला गया। ठीक है, रेजिडरी पावर या विशिष्ट शक्तियां, स्पेशल शक्तियां, स्पेशल पावर तो केंद्र के हाथ में है। बट वो ये भी कहना चाह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर, जब वो बात करते हैं, जो उन्होंने 3 संशोधन, 3 मॉडिफिकेशन किए कि ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि ये पावर्स हैं, ये शक्तियां हैं, ये हमने बोल दिया कि ये केंद्र के पास होगी, बट जो रेस्ट ऑफ द पावर्स हैं, जो अन्य शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास नहीं, इतनी इतना होकर प्रांतों के पास होंगी। ठीक है, हालांकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां पर मैंने बात करी कि इसके बारे में प्रतिक्रिया कैसे दी गई। एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि जिन्ना की ये जो मांगे है ना, पूरी नहीं हो पाई थी। जिन्ना ने जो, फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी कंडीशंस रखी या 3 संशोधन किया, जिन्ना रिपोर्ट की मैं बात करूं, उन्होंने जो बातें रखी, ये पूरी नहीं हो पाई। तब उन्होंने मार्च 1929 यानी कि 1929 में बेसिकली 14 सूत्र कह लीजिए, 14 फार्मूला कह लीजिए, 14 प्रिंसिपल्स कह लीजिए, दिए। बेसिकली कभी 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 क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 प्रिंसिपल या 14 सूत्रीय जो लेकर आए रिपोर्ट, वो किस रिपोर्ट या किस कमीशन के खिलाफ थी? तो बेसिकली वो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी। जी, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत बेसिकली बात करी जाए
क्योंकि जिन्ना जो है नेहरू रिपोर्ट से बेसिकली आई वुड से ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ यू नो विद दोस प्रोविजंस व्हिच वर मेंशन्ड इन नेहरू रिपोर्ट। तो उन्होंने इसका अपोज किया, इसका विरोध किया, और फिर वो आई वुड से दैट मार्च 1929 यानी 1929 1929 याद रखिएगा 1929 में एक 14 सूत्रीय बेसिकली लेकर आए, फार्मूला कह लीजिए या 14 प्रिंसिपल्स कह लीजिए, बेसिकली जो जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये जो 14 सूत्र है, जिन्ना के 14 सूत्र, ये जिन्ना 14 सूत्र कहलाते हैं। जिन्ना सूत्र है क्या, मोहम्मद अली जिन्ना सूत्र क्या है, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है कि चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना उन प्रोविजन। तो बेसिकली इन्हें जिन्नास या आई वुड से दैट एज आई टोल्ड यू दैट 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये 14 सूत्रीय क्या है, हालांकि इसको भी थोड़ा सा मैं अपने नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट काफी लेंथी, जिस तरीके से मैंने आपको बात करी थी कि साइमन कमीशन के उसमें आया था ये विरोध में, फिर नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रोविजंस थे। अब उस नेहरू रिपोर्ट को बहुत नो ग्रुप ने या और समुदायों ने स्टडी किया, एनालाइज किया, और उसको थोड़ा सा उसके संबंध में, उसके एवज में अपने अपने विचार रखे, कि अब जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, और विरोध इसलिए किया क्योंकि ये मांगों का स्वीकार नहीं किया गया। तो बेसिकली दे हैव कम विद आई वुड से द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, इसको हम जिन्ना की 14 मांगे के रूप में भी जानते हैं। तो इसको बारे में थोड़ा सा देखिएगा ये क्या है, और इसको विल गो थ्रू ऑल दोस 14 पॉइंट्स, देन वी विल फिनिश द लेसन और सेशन। पहला है, भारतीय संविधान संघात्मक हो और अविशिष्ट अधिकार प्रांतों के अधीन रखा जाए। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फेडरल हो, और जो बेसिकली रेजिडरी पावर जो मैंने आपको बताया, जो अविशिष्ट शक्तियां, जो स्पेशल केस में कानून बनाने की जो शक्ति है, उनका अधिकार प्रांतों के अधीन रखा जाए। जैसे कि इसमें बोला गया था नेहरू रिपोर्ट में कि वो केंद्र के अधीन अधीन रहे, केंद्र के पास रहे। लेकिन यहाँ बोला गया कि नेहरू रिपोर्ट में जो 14 सूत्री थे, उसका पहला वाला जो सूत्र की बात कर रहा हूँ, कि इसमें जो है वो प्रांतों के अधीन रखी जाए रेजिडरी पावर। दूसरा था, सभी प्रांतों में समान रूप से स्वायत्त शासन की स्थापना की जाए, ऑटोनोमस गवर्नमेंट। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोलते हैं कि जितने भी प्रांत है, जितनी प्रोविंसेस हैं, इन सभी प्रोविंसेस में समान रूप से ऑटोनोमस गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, ऑटोनोमस गवर्नमेंट हो। दिस वाज द सेकंड वन ऑफ जिन्ना सूत्र। तीसरा इन्होंने बोला कि सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों का फिर से गठन किया जाए, और अल्पसंख्यक जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में बहुसंख्यक लोगों का बहुमत रहे, और उसे ना तो घटाया जाए और ना बराबरी पर लाया जाए। यानी कि ये कहते हैं कि सभी जो विधानमंडल है और निर्वाचित बॉडीज हैं, इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनका फिर से हम गठन करें, और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, उनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिले। प्रांतीय विधानमंडलों में बहुसंख्यक लोगों का बहुमत रहे, और उसे ना तो घटाया जाए और ना बराबरी पर लाया जाए। तो ये तीसरा इनका सूत्र था, या कि मोहम्मद अली जिन्ना के अंतर्गत तीसरा सूत्र जो मैंने आपको रखा, ये 14 है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, हालांकि रटिएगा मत, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। चौथा था, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व रहे। जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें मुसलमानों का क्या रहे, एक तिहाई, वन थर्ड प्रतिनिधित्व, या वन थर्ड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं।
कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व रहे। पांचवा क्या था देखिएगा, कि सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन पद्धति यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर हो। सभी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, उसका जो रिप्रेजेंटेशन हो वो सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर हो। और यदि कोई संप्रदाय चाहे तो वह संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपना सकता है। अगर वो चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर जो संप्रदाय है, वो संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपना सकता है। रही बात चौथे सॉरी सिक्स वन की, सिक्स जैसे कि हम 14 सूत्रीय बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 सूत्रीय आई वुड से कंसेप्ट था, उसमें छठा है कि पंजाब बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, याद रखिएगा, पंजाब बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में क्षेत्रीय पुनर्गठन इस ढंग से किया जाए कि उसके कारण मुसलमान इन प्रांतों में अल्पसंख्यक ना हो जाएं। समझ गए? पंजाब बंगाल और जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हम इन क्षेत्रों का पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करेंगे ताकि किसी भी विधि से मुसलमानों का इन प्रांतों में रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक कंसिडर थे वो। सभी धार्मिक संप्रदायों को, सातवां, सभी धार्मिक संप्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए और पूजा आचरण प्रचार प्रसार पर कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है? जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, सभी अपने अपने स्वतंत्रता हो के अपने हिसाब से वो धर्म को अपना सके और उसमें उनकी स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए। आठवां देखते हैं, किसी विधानमंडल में ऐसे विधेयक ना पेश किए जाए, किसी विधानमंडल में हम ऐसे विधेयक को ना पारित करें, ऐसे प्रस्ताव को ना पारित करें जिसका संबंध किसी संप्रदाय विशेष के लिए हानिकारक हो। ठीक है? यदि उक्त संप्रदाय के 3/4 सदस्य विधेयक के संबंध में अपनी सहमति प्रकट ना करें तो उसे पेश ही ना किया जाए। बहुत बड़ी बात बोली जिन्ना ने अपने रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में 14 सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत, कि अगर उन्हें लगता है कि किसी विधानमंडल में ऐसे विधेयक हम ना पेश करें जिनका संबंध किसी संप्रदाय विशेष के लिए हानिकारक हो, उसे हार्म करे, अहित हो, और यदि उक्त उक्त मतलब पर्टिकुलर जो संप्रदाय है, जो कम्युनिटी है, के 3/4 सदस्य विधेयक के संबंध में अपनी सहमति प्रकट ना करें तो फिर उसे पेश भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है? ये आठवां था। नाउ हैव अ लुक ऑन एट वन, सॉरी नाइन्थ वन, सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया। जो सिंध का है उसके लिए बोला कि सिंध को हम बम्बई प्रांत से अलग करेंगे और इसे इंडिपेंडेंट प्रोविंस की बात करेंगे। सिंध प्रांत को बम्बई प्रांत से अलग किया जाए और स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया जाए। 10th, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह संवैधानिक सुधार आरंभ होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह संवैधानिक सुधार आरंभ होना चाहिए। 11वां देखिएगा, अन्य भारतों की तरह मुसलमानों को कुशलता के आधार पर सरकारी संस्थाओं और स्वायत्तशाही निकायों में नौकरी करने का उचित अवसर प्राप्त हो। अन्य भारतीयों की तरह जो मुसलमान हैं उनको भी अपने स्किल्स बेस्ड पे, एफिशिएंसी के आधार पर, नॉलेज के आधार पर जो गवर्नमेंट बॉडीज है उसको उनको मिले कि वो नौकरी करें और उन्हें नौकरी की, जॉब्स की, सर्विस की भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए। 12th देखिएगा, संविधान में मुसलमानों के धर्म संस्कृति, स्पेशली मुसलमान इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली जो मोमेंटेंस है मुसलमान के धर्म, संस्कृति, कल्चर, भाषा, लैंग्वेज, शिक्षा के विकास की समुचित समाधान। ये बहुत अहम मुद्दा था जिन्ना की तरफ से, कि जो संविधान के लिए जो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के संदर्भ में बनाई गई, प्रस्तुत की गई, उसमें स्पेशली जो मुसलमान तबके के लोग हैं उनकी धर्म, रिलीजन, संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन के लिए स्पेशल यानी कि समुचित व्यवस्था की जाए। ओके? 13वां देखेगा, केंद्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधिमंडलों में, केंद्र और प्रांत की बात हो रही है कि सेंट्रल और बेसिकली जो प्रोविंशियल है उसमें मंत्रिमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 यानी कि 1/3 प्रतिनिधित्व मिलने चाहिए। ठीक है? ये बहुत जोर दिया है उन्होंने इस चीज पर कि केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लास्ट देखेगा 14(1), कि केंद्रीय सभा तभी संविधान में संशोधन कर सकती है जब ऐसा करने के लिए उसे भारतीय संघ के घटक राज्यों से स्वीकृति मिल चुकी। देखो कितनी बड़ी बात बोली है। हालांकि अभी हम बात कर रहे थे केंद्र के पास कुछ अविशिष्ट शक्ति, रेजिडुअरी पावर या कुछ स्पेशल पावर केंद्र को है थोड़ा सा। वर्तमान सिनेरियो में अगर बात करें तो जो सेंट्रल है उसको थोड़ी पावर दी गई है, और कुछ ऐसे मामलों में स्वतंत्र है वो कानून बनाने में, जिसके लिए राज्य के पास या संघ सूची के पास अब अधिकार नहीं है। तो यहाँ ये बोला गया केंद्रीय सभा तभी संविधान में संशोधन कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, जब ऐसा करने के लिए उसे भारतीय संघ के घटक राज्यों से, मतलब भारत के जो प्रोविंसेस हैं वहां से उसको स्वीकृति मिले, उनके कंसेंट उसे मिले, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो, तभी वो कर सकती है भारतीय संविधान में संशोधन। So this way we have seen that what were the 14, I would say, principles या 14 सूत्रीय या 14 सूत्रा
ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बेसिकली नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहली बात तो क्या प्रोविजंस थे, और उस प्रोविजंस में फिर उसके क्या प्रतिक्रिया रही, नेहरू रिपोर्ट के प्रति प्रतिक्रिया क्या रही। और अंत में हमने देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, और वो जो इन 14 सूत्रीय प्रोग्राम या 14 सूत्रीय या 14 प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं लेकर आए, तो वो क्या थे। So I think that this way we come to the end of today's session, and I have described each and everything. Rather, I would say that I have discussed this Nano Report 1928 in details. कोई भी पक्ष, कोई भी एस्पेक्ट मैंने छोड़ा नहीं है। सभी चीजें मैंने बड़ी अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। सारे ऑब्जेक्टिव, सारे पॉइंट्स मैंने बार बार आपको याद दिलाए हैं, और आई आई होप कि आप उनको भूलेंगे नहीं। और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन मैं बोलना चाहूंगा आपसे, आपको इवन रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट दोस कंटेंट्स विच वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन पार्ट 1 एंड वी हैव शेयर्ड इन पार्ट 2। यानी कि आज के सेशन में हमने रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड बाय मी, और दिस वे वी